जोहार साथियों, देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुके हैं और देश की जो छोटी बड़ी सभी राजनीतिक पार्टियां हैं वे सभी मैदान में उतर चुकी है। एक तरफ बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए गठबंधन है तो दूसरी तरफ जो मुख्य विपक्षी दल है जिन्होंने हाल ही में एक नया गठबंधन बनाया यानी कि इंडिया गठबंधन है। तो एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ इंडिया है। बीजेपी की तरफ से बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। एक एक दिन में वे तीन तीन राज्यों का दौरा कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी हर उस सीट पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां से एक साथ कई सीटों पर सियासी समीकरण साधा जा सके। यानी कि उनका दौरा सिर्फ एक सीट के लिए नहीं है, लेकिन वहां के आसपास की जो दूसरी सीटें हैं उन पे भी वे सियासी निशाना साध सके उस तरह से दौरा कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष यानी कि राहुल गांधी भी लगातार राज्यों का दौरा कर रहे हैं। लेकिन इस बार के चुनाव की बात करें तो इस बार के चुनाव में जो आदिवासी वोटर है उनको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक कंपटीशन चल रहा हो ऐसा लग रहा है। भाजपा की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की मुलाकात की। देश में चुनाव की घोषणा होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला छत्तीसगढ़ का दौरा था। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में रायपुर के अलावा बिलासपुर समेत कई बड़े शहर हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन बड़े शहरों की मुलाकात नहीं की, इन बड़े शहरों का दौरा नहीं किया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे की शुरुआत बस्तर से की है। इसके पीछे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सियासी दाव है, क्योंकि बस्तर की बात की जाए तो बस्तर एक आदिवासी बहुल जिला है और बस्तर के आसपास के जो जिले हैं जैसे कि कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, तो ये जो जिले हैं तो इन जिलों में भी अच्छी खासी संख्या में आदिवासी वोटर निवास करते हैं और इसी की वजह से हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं आदिवासियों को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। बस्तर के बाद प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर की मुलाकात की और यह इलाका भी आदिवासी बहुल है। वहीं अब कांग्रेस की बात की जाए तो राहुल गांधी मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल यानी कि मंडला और शहडोल में चुनावी सभाएं कर कांग्रेस का जो खिसका जनाधार है उसको वापिस हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि हम विधानसभा चुनाव में देख रहे हैं कि कांग्रेस को सत्ता से हटा के भाजपा ने सत्ता हासिल की है। राहुल ने मंडला में 30 मिनट और शहडोल में 32 मिनट तक भाषण दिया, लेकिन उन्होंने जो ये भाषण दिया इसके दौरान उनका जो पूरा फोकस है वह आदिवासी वोटर्स पर रहा और इस दौरान उन्होंने कहा कि आदिवासी इस देश और जमीन के पहले मालिक हैं। अब आदिवासी जो वोट बैंक है उस आदिवासी वोट बैंक की बात की जाए तो देश में सबसे कमजोर जनजातीय समूह जो संसाधन संपन्न है वे अनुसूचित क्षेत्र में निवास करते हैं। यह देश की कुल भूमि क्षेत्र का 11.3% है। अनुसूचित क्षेत्र भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत एक विशेष क्षेत्र है और अनुसूचित क्षेत्र में भारत में आदिवासी की आबादी बहुलता वाले क्षेत्र है। इसका मतलब ये है कि ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र एक विशेष साधन तंत्र के अधीन है और इसीलिए जो ये क्षेत्र में वहाँ पे अक्सर अनुसूची 5 की मांग की जाती है कि हमें संविधान की अनुसूची 5 लागू की जाए जिससे आदिवासी संरक्षित रहे। अब अनुसूचित क्षेत्र वाले जो राज्य हैं उसकी बात करें तो उसमें 10 राज्य हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश। इन 10 राज्यों का समावेश अनुसूचित 5 में किया जाता है। देश भर में लोकसभा की 543 लोकसभा सीटों में से 47 यानी कि 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित है। सत्ता में आने के लिए कहीं ना कहीं ये जो आदिवासियों के लिए एसटी आरक्षित सीटें हैं किसी भी राजनीतिक दल के लिए बेहद अहम है, क्योंकि ये सीटें हार और जीत का फैसला कर सकती है। इसलिए चुनाव के दौरान आदिवासी मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए राजनीतिक दल कई वादों और योजनाओं की घोषणा करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि चुनाव बीत जाने और जीतने के बाद पार्टियां आदिवासियों की ओर मुड़कर भी नहीं देखती है। देश के कई राज्यों में आदिवासी समाज बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जी रहा है। देश आजाद होने के बाद, देश में संविधान लागू होने के बाद आज भी आदिवासियों की परिस्थिति यही है। उनके पास न पीने का साफ पानी है, न पक्की सड़कें हैं, न ही स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उपलब्ध है। कई आदिवासी गांवों में प्राइमरी स्कूल भी नहीं है और जहाँ स्कूल है वहां हम देख सकते हैं कि शिक्षकों की कमी है। तो
आज़ादी के इतने सालों बाद भी आज आदिवासी विस्तार विकास से वंचित है।